हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग ये देखते हैं कि एक छोटे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और साथ ही साथ में उस क्वेश्चन को अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखें। और जब हम एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ाम में जिस दिन हमें एग्ज़ाम देना है मेंस का, बीपीएससी हमें जो कॉपी देगी उस कॉपी में हमें कितना स्पेस मिलेगा, स्पेस में हमें वो छोटे क्वेश्चन को कैसे लिखना है, उसमें इंट्रोडक्शन भी आ जाए, बॉडी पार्ट भी आ जाए, कंक्लूजन भी आ जाए, 4 नंबर से ज़्यादा स्कोर भी आ जाए और एक अच्छा आंसर लिखा जा सके। तो इस बात को देखते हुए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या हमें शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे हमें अटेम्प्ट लेना चाहिए और कैसे हमें आंसर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पहले मैं टॉपिक दे दूं कि आपको पता चलता चला जाए कि ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। देखिए बीपीएससी में जो आपको कॉपी दी जाएगी, ठीक है, 2 पेज आपको मिलते हैं, ध्यान रखिएगा 2 पेज आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में इस पेज में जो आपके पास जो A4 साइज का पेज होता है उतना बड़ा ही पेज होता है, पर उसमें थोड़ी सी बाउंड्री दी रहती है इस तरीके से। ये बाउंड्री दी रहती है, ये जो स्पेस बीच में दिख रहा है इसमें आपको लिखना होता है। तो आपको 2 ही पेज मिलेंगे, 2 पेज में आपको क्वेश्चन को क्या करना है, लिख देना है। अगर आप चाहते हैं कि सर ये एक्चुअल में कैसी कॉपी होती है, चेक करने के बाद कैसा होता है, जिनको नंबर मिला है, कोई टॉपर है उनकी कॉपी क्या है, ऐसे टेलीग्राम पे टॉपर्स की ओरिजिनल बीपीएससी की कॉपी अवेलेबल है, आप उसको भी प्रिंट करा के देख सकते हैं कि बेसिकली कितना स्पेस और वो लिखते कैसे हैं। इसलिए वो अभी आपके पास अगर नहीं है तो आप इस फॉर्मेट को देखिए, ऐसा ही आपको कॉपी वहां पर देखने को मिलेगा। अब पहली बात है कि अब क्या कैसे क्वेश्चन जो हमें लिखने होंगे वो कैसे होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, ठीक। अब ये जो बचा हुआ स्पेस है, जैसे ये बचा हुआ स्पेस है और ये जो बचा हुआ स्पेस है, इसमें आपको पूरा लिखना है। क्वेश्चन 7 नंबर 8 नंबर जितने का वो शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो इतने ही नंबर का आएगा। तो ये जो बचा हुआ स्पेस है इसमें आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अब बचे हुए स्पेस में लिखना है तो अब सवाल आता है सर सवाल क्या पूछा जाएगा, मुझे लिखना क्या है और लिखने में हमें किस बातों का ध्यान रखना है। तो हम दोनों चीजों को देखेंगे फॉर्मेटिंग में। पहले फॉर्मेट बता देता हूं, बाद में आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही अपने लिखने के तरीके को इंप्रूव कीजिएगा तो काम आएगा। देखिए मैंने बताया था कि फॉर्मेट में 3 ही चीजें, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। इंट्रोडक्शन 1 नंबर का होता है, कंक्लूजन 1 नंबर का होता है और बॉडी 5 या 6 नंबर की हो सकती है। तो वही बात है, अगर आप यहां से आंसर स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने यहां से आंसर स्टार्ट किया, यहां से आपने आंसर स्टार्ट किया, तो आपको 2 लाइन में या ज्यादा से ज्यादा 2.5 या 3 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन लिख देना है। सर कोई क्वेश्चन लिया जाए, जैसे क्वेश्चन आता है कि बताइए कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करें। इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में क्या, कृषि की बात हो रही है, कृषि पे हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करना है। 7 नंबर में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने वहां लिख रखा है वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा रहेगा इस पॉइंट पे और आपको यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है। तो आपको एक इंट्रोडक्शन देना है 2 लाइन का, ठीक है, कि आपको ऐसे लिख सकते हो कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है और भारत में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा में कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रमुख अहम भूमिका हो सकती है। इंट्रोडक्शन खत्म, पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको पूरी बॉडी लिखनी है, यहाँ पे बॉडी लिखनी है, यहाँ पे बॉडी लिखनी है, लास्ट में यहाँ कंक्लूजन लिखना है 2 लाइन का, 2 या 3 लाइन का आप यहाँ कंक्लूजन लिख सकते हो। तो ये जो पोर्शन बचा, ये जो पोर्शन यहाँ बचा, ये जो पोर्शन यहाँ बचा, इसमें हम क्या लिखें कि इसमें ये जो क्वेश्चन 7 या 8 नंबर का है तो इसमें मुझे 4 से क्या मिल जाए, अधिक मार्क्स मिल जाए। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। तो देखिए मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ, ये तरीका सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। अगर आपसे पूछा गया कृषि के बारे में कि कृषि को बेहतर बनाने के लिए, मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एग्रीकल्चर का, अगर हमें कृषि को बेहतर बनाने के लिए आपसे पूछा जाए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है,
तो आपको कैसे सोचना है, क्वेश्चन को कैसे सोचे कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ तक जाए। तो आपको पहले बेस समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कृषि पे निर्धारित है। सेंटर जो थीम है ये याद रखिएगा, ये हमारे क्वेश्चन का सेंट्रल थीम है कि हमारा क्वेश्चन एग्रीकल्चर कृषि पर ही निर्धारित होना चाहिए, पर हमें आंसर करने के लिए मदद लेनी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो अब इसको लिखा कैसे जाए, तो मैं लिखने का तरीका आपको बताता हूं। देखिए, सेंट्रल थीम हमारा कृषि है, या ध्यान रखेंगे बात को। अब हमें लिखने से पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि इससे क्या क्या चीजें जुड़ी होती है। अगर हमारे दिमाग में या हमारे सामने अगर कोई वर्ड आता है, हमारे सामने वर्ड आ गया एग्रीकल्चर, कृषि आ गया, तो कृषि में क्या क्या चीजें होंगी, तो मिट्टी होगा, सॉइल, ठीक है, फिर फर्टिलाइजर होगा, उर्वरक, ठीक है, सॉइल हो गया, ठीक है, वाटर, पानी भी की जरूरत पड़ेगी हमें, बीज, सीड की भी जरूरत पड़ेगी, मशीन जैसे ट्रैक्टर, ड्रोन्स, इस तरीके की, ठीक है। ये हो गया फर्टिलाइजर हो गया, ये हो गया बीज हो गया, मिट्टी हो गई। फिर आपको बेहतर क्वालिटी के अगर आपको एग्रीकल्चर के पार्ट को देखना है तो निगरानी के साथ साथ आपको निगरानी भी करनी पड़ेगी, सर्विलेंस, कि आपकी कृषि के उत्पादकता या उत्पादन को कोई खराबी ना हो। पेस्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। तो ये कृषि से जुड़ी हुई बातें हैं। अभी क्वेश्चन हम लोग को स्टार्ट नहीं किया, हम लोग ये जान रहे हैं कि थीम क्या है और थीम से कनेक्टेड चीजें क्या है। तो अगर हमारे कृषि पे एग्रीकल्चर पे सवाल आता है तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर में ये सारी चीजें होती हैं, दो चार बातें और होंगी तो हम उसे और लिखेंगे, ठीक है। और इसमें उत्पादन भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ आपका किसान व्यक्ति होता है, फार्मर। उसके बाद भंडारण भी होता है, अनाज उत्पादन कीजिएगा तो इसको कहीं ना कहीं भंडारण करके या स्टोर करके रखना ही है, क्योंकि आप उत्पादन करते साथ ही मार्केट में बेच नहीं सकते, तो कुछ समय के लिए आप उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। ये हो गया कृषि से संबंधित सारी बातें। अब हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमने किया क्या, उसमें हमने क्या किया कि हमने जो क्वेश्चन का थीम है, कृषि का जो बेसिक थीम है, उसको पहले समझ लिया कि कृषि में क्या क्या पार्ट्स आ सकते हैं। अब सवाल के हिसाब से हम अपने आप को उस क्वेश्चन में लिखेंगे कि आप कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करें। तो अब हम कृषि में क्या जोड़ना है, हमें कृषि को, एग्रीकल्चर को जोड़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो हमने इसके तो डायमेंशन देख लिए, इसके तो जितनी भी चीजें वो मैंने देख ली। अब देख ली तो हमें करना क्या है, तो हमें करना बस अब जोड़ना है सिटी। तो इसमें मिट्टी के लिए आप लगा दीजिए क्वालिटी चेक करने के लिए सेंसर, फर्टिलाइजर में नैनो यूरिया ले लीजिए, ठीक है। वाटर में, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आप ले सकते हैं, ड्रिप ले सकते हैं, ड्रिप सिंचाई प्रणाली ले सकते हैं, ठीक है। भंडारण में आप ले सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की मदद, बीज में ले सकते हैं हाई इल्ड बीज, हाई इल्ड सीड, ठीक है। ट्रैक्टर, ड्रोन्स ले सकते हैं, ड्रोन्स में आप क्या ले सकते हैं, ड्रोन में आप ले सकते हैं कि ऐसा ड्रोन लीजिए जो एआई हो, जो एक बार इसको चालू करके आप छोड़ दो तो जो कृषि का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसका एरिया नाप ले, उस हिसाब से उसमें छिड़काव कर दे। बीज बोने के लिए आप मैनुअली करते हैं, बहुत टाइम लगता है, ड्रोन से कीजिए, बहुत बड़ा लैंड को आप ड्रोन से आराम से बीज को छिड़काव कर सकते हैं और उसमें एकदम बराबरी से, एकदम सटीक मामले से किया जा सकता है। उसी तरह से सर्विलेंस, निगरानी है, निगरानी में आप एआई की मदद ले सकते हैं, कैमरा ले सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन है, उत्पादन में है, तो जब इन टेक्नोलॉजियों की मदद से आप एग्रीकल्चर कीजिएगा तो कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक उत्पादकता होगी। उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतनी बेहतर अच्छा काम करोगे तो
फार्मर की इनकम बढ़ेगी। फार्मर जो पारंपरिक कृषि करता है जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा लोग लगते हैं, आवश्यकता से ज्यादा लोग लग जाते हैं एक कृषि को करने में, उसमें कमी आएगी। कम से कम लोग एग्रीकल्चर को पूरा तरीके से कर पाएंगे, बाकी लोग जो बचेंगे वो किसी दूसरे काम धंधे में, एक्टिविटी में मदद करेंगे। ठीक है, उसके बाद किसान के फार्मर बढ़ाने में काम आएगा, मशीन में काम आएगा। तो अब यहाँ पे देखो सेंसर का एक एग्जाम्पल, नैनो यूरिया का एग्जाम्पल, ड्रिप सिंचाई का एग्जाम्पल, नैनो टेक्नोलॉजी से भंडारण का एग्जाम्पल, हाई यील्ड सीड का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यही ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का कारक था। उसके बाद ट्रैक्टर, ड्रोन का एग्जाम्पल दे दोगे। अब ये सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो यहाँ पे लिखे, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक पॉइंट वाइज लिखना है। तो आपको छोटा क्वेश्चन जनरली हमेशा क्या लिखना है, पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज में एक यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे लिख दिया, एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे लिख दिया, एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे लिख दिया, एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल कहाँ से आएंगे, तो एग्जांपल क्या फॉर्मेटिंग देख लीजिए, यहाँ पर है एक एग्जांपल ये रहा, नैनो ईयर 2 रहा, ड्रिप सिंचाई ये रहा, नैनो टेक्नोलॉजी ये रहा, हाई यील्ड सीड यहाँ पे रहा, एआई की भूमिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता कर सकते हैं, किसान के फार्मर इनकम का इस्तेमाल कर सकते हो आप, एआई और कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो बातों को जब हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, जब पॉइंट वाइज लिखेंगे तो जब एग्जामिनर कॉपी को चेक करेगा तो इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, निष्कर्ष पढ़ेगा, परिचय पढ़ा, निष्कर्ष पढ़ा, पर यहाँ पे उसने देखेगा 5-6 पॉइंट आपने एग्रीकल्चर में बताए हैं, ऊपर से आपने सभी को किससे जोड़ा है, उदाहरण से जोड़ा है। तो ये जो बॉडी 5 से 6 में अगर आप 5 से 6 में पॉइंट वाइज में 5 से 6 पॉइंट अगर लिखते हो तो 3-3.5 नंबर तो आपको यही मिल गया, 3-3.5 नंबर यही मिल गया। और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मिलाकर अगर 1 नंबर भी वो देता है तो 4.5 नंबर का मात्रा क्रॉस कर जाएगा, 4.5 नंबर का मात्रा क्रॉस कर जाएगा। प्लस अब यहाँ पे दो लाइन अगर आप क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करें, पर 2 लाइन यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम जैसे पीएम कुसुम दे दी आपने, पीएम कुसुम सभी व्यक्तियों को पता है कि किससे लेना देना है, सिंचाई से लेना देना है। सोलर पंप मिलता है, तो सोलर पंप मिलता है पीएम कुसुम में, तो पीएम कुसुम की खाली चर्चा आप कर दोगे, एक पॉइंट लिख दोगे कि पीएम कुसुम एक गवर्नमेंट स्कीम है जो एग्रीकल्चर कृषि को बढ़ावा देने में काम आता है, उसमें सोलर टेक्नोलॉजी से एग्रीगेशन या सिंचाई प्रणाली की जाती है। तो ये एग्जाम्पल के साथ साथ एक गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, पहल हो जाएगी। सरकारी पहल हो जाएगी। तो आपने बॉडी में 5 पॉइंट लिख दिया, एक गवर्नमेंट की स्कीम लिख दी, ठीक है, निष्कर्ष लिख दिया और इंट्रो लिख दिया। तो ये मेरा मानना, अगर आप इस फॉर्मेट में आंसर लिखते हो तो आपके क्वेश्चन का आंसर में आपको 4 से अधिक नंबर मिलेंगे। पर सवाल है कि क्या सर ये लिखना है या ये लिखना है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपका रफ वर्क है। जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी आंसर की, तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए कि ये क्वेश्चन किन किन दिशाओं में जा सकता है, हम इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें लिख सकते हैं और कहां तक हमारे आंसर को लेके जाना है, कहां से स्टार्ट करना, कहां से लेके जाना है। तो हर क्वेश्चन में आपको थीम पकड़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस पर आधारित है, जिस पे आधारित है उसको पहले समझ जाओ कि उनमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अच्छा, उनमें जो चीजें आएंगी बस उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ दो कि क्वेश्चन में कृषि में पूछा गया है विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका, तो पहले कृषि के पार्ट्स को तो समझो कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बाद में हम उनको साइंस एंड टेक से जोड़ देंगे, एग्जांपल डाल देंगे, गवर्नमेंट की स्कीम डाल देंगे, इंट्रोडक्शन लिख देंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। इस तरीके से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप याद रखिएगा कि आप 5 से 6 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को लिख पाइएगा। पॉइंट वाइज लिखने में क्वेश्चन छोटा लिखना पड़ता है, छोटी लाइन लिखनी होती है, पर बहुत सटीक लिखना होता है। पैराग्राफ वाइज अगर आप लिखते हो, चलो मैं इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, जैसे आप ऐसे मान लीजिए ये 2 पेज है, ये 2 पेज आपको जगह मिले, यहाँ पे क्वेश्चन आपका मान लीजिए लिखा हुआ है, आपने यहाँ से आंसर लिखा है, आप ऐसे से लिखना चालू कर दिए और पूरा दम पैराग्राफ भर के लिखते हो, फिर यहाँ पैराग्राफ चेंज करते हो, फिर यहाँ से लिखे, फिर यहाँ पैराग्राफ चेंज कर दिए, फिर यहाँ से लिखे, फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया, लास्ट में आपने कंक्लूजन में पैराग्राफ चेंज कर दिया। क्या सर नंबर मिलेगा? नंबर मिल जाएगा, पर आप सोचो
इस पैराग्राफ फॉर्मेट में, निबंध वाले फॉर्मेट में अगर छोटे क्वेश्चन को लिखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लिखने होते हैं। याद रखना 15 क्वेश्चन आपको शॉर्ट लिखने हैं सर, 5 क्वेश्चन आपको लॉन्ग लिखने हैं, टोटल आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं और आपके पास समय बस 3 घंटा है। तो अगर आप इस तरीके से भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप ये बात मान के चलिएगा इस फॉर्मेट से आपके 3 घंटे में सारे पेपर अटेम्प्ट नहीं होंगे, आपके क्वेश्चन छूटेंगे और जहां पेपर आपका छूटा आपका मामला गया खत्म। एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, कोई पूछे कि सर हम क्या करें कि हमको इंटरव्यू कम से कम देने का कॉल आए, सिलेक्शन तो बाद में देखेंगे, इंटरव्यू देने का कॉल है, तो मैं बताता हूं, इसको बोलता हूं मैं 3 स्टेप फॉर्मूला। सिलेक्शन तो क्या कंटेंट आप लिखिएगा, क्वेश्चन में क्या कंटेंट आप लिखिएगा इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर आप चाहते हैं कि बस इंटरव्यू कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाए, कि मुझे इंटरव्यू तक का अनुभव हो जाए, तो मैं इसके 3 फॉर्मूले देता हूं। फॉर्मूला नंबर 1, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्टेड, सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जहां छूटा, अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूटता 7 नंबर का, तो आप ये मान के चलिए कम से कम 700 बच्चों से आप पीछे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 70 बीपीएससी में 2000 वैकेंसी है, 10 गुना मेंस आदमी ने दिया है, तो 20,000 बच्चों ने अपने पेपर दिया, किसी बच्चे का एक क्वेश्चन छूट गया तो याद रखिएगा 20,000 बच्चों में 700 बच्चे से पीछे चला गया। 700 बच्चे उससे आगे हैं जिन्होंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अनअटेम्प्ट करोगे, आपके जो बाकी बच्चे हैं उनसे आप 700-800 बच्चे क्या होते चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। मान लीजिए किसी ने 3 क्वेश्चन छोड़ दिया, 7 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ा, 21 नंबर, 21 नंबर, तो मान के चलिए आप एक बच्चे 700 से मल्टीप्लाई कर लो, एक क्वेश्चन में 700 से मल्टीप्लाई कर लो, 2100 बच्चे से वो पीछे चला गया। 2100 बच्चे वो आगे क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट कर रखा है। तो ये गलती ना कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, 72 नंबर में से 72 ही आना चाहिए डीआई में। अगर इसमें से 60 से कम आता है, 60 से कम आता, कोशिश ये रखिएगा इससे 1-2 नंबर कम भी है तो चल जाएगा, पर 60 से अगर कम आता है तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 10 नंबर कम हो गया, 10 नंबर कम हो गया, तो भैया आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 700 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 7, 7000 बच्चों से आप पीछे चले गए। तो जिन बच्चों का 72 आ रहा, जिन बच्चों का 60 से कम आ रहा, तो 7000 बच्चों से पीछे चले जाओ आप। मैं 70वीं बीपीएससी की बात कर रहा हूं जिसमें 20,000 बच्चों ने एग्जाम दे रखा है। पहली बात तो ये। और तीसरा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आप हमेशा उसको पॉइंट वाइज, डेटा, स्कीम्स, डायग्राम के मदद से ही लिखे, पैराग्राफ वाइज ना लिखें। अगर ये मेरा मानना कर आप इन 3 चीजों को फॉलो करते हो तो एटलीस्ट आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, अब इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो तो डिपेंड करता है जो ऑल क्वेश्चन अटेम्प्टेड है इसमें आपका कंटेंट क्या है। कंटेंट अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का लिखा है तो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन भी कंफर्म रखिए। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है, कुछ भी मिसिंग है, जैसे बहुत से बच्चों लोगों ने बोल रहे कि सर 70 में मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया, 3 क्वेश्चन छूट गया, मेरा डीआई छूट गया, सर मेरा एक पूरा डीआई छूट गया, सर मेरे 3-4 क्वेश्चन छूट गए, डीआई बनाया तो मेरा सर लास्ट के क्वेश्चन में जैसे तैसे मैंने 1-2 लाइन 4 लाइन में लिख के छोड़ दिया। याद रखिएगा, ठीक है आपने मेंस दे रखा है, पर आप अगर आपका इंटरव्यू कॉल आता भी है तो मेरिट में बहुत कम चांसेस है सर आपके। और जिन बच्चों का 70 बीपीएससी में ये सारी चीजें हो रखी हैं, ये सारी जो मैंने बोर्ड पे डायग्राम में जो 3 बातें रख रखी हैं, इन 3 बातों को जिसने भी फॉलो कर रखा है, मैं वही लिख के दे रहा हूं, उनका पीडीएफ में फाइनल सिलेक्शन के पीडीएफ में नाम है। अगर वो अपना इंटरव्यू में कबाड़ा ना करे तो, इंटरव्यू में वो कबाड़ा कर लेते हैं, 20-30 नंबर कम ले आते हैं, 40-50 नंबर इंटरव्यू में लाते हैं, तो वो एक अलग इशू है। पर जो बच्चा का ये अच्छा है, ये मेरा मानना है, तो उसको कंटेंट अच्छे है तो इंटरव्यू भी उसका अच्छा जाएगा, क्योंकि मेरिट वाला बच्चा इंटरव्यू में कभी भी कबाड़ा नहीं करता। जिसकी जानकारी कम होती है और जो ज्यादा उछल कूद करते हैं वो इंटरव्यू में जाके कबाड़ा करते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इसी फॉर्मेट में लिखें। ये जो मैंने एक तरीका आपको बताया,
ये जो मैंने तरीका बताया ये मेरा वर्क है। हम क्वेश्चन को करने से पहले माइंड मेकअप करेंगे, इसको बोलते हैं माइंड मैप। मेरे दिमाग में क्या क्या होना चाहिए आंसर को लिखते समय, ये हम लोग नाम दे देते हैं क्या, माइंड मैप। अगर हर क्वेश्चन का माइंड में पहले ही तैयार हो जाए लिखने से पहले ही, तो आपको लिखने में एकदम दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आपको पता है कि कहां से स्टार्ट करना और कहां पे एंड करना है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन को लिखते समय सोचते हैं कि अब अगला लाइन क्या लिखें, फिर अगला लाइन क्या लिखें। लिख लेते होंगे बच्चे उस आंसर को, पर उनकी स्पीड स्लो होती होगी, और उनकी स्पीड स्लो होगी, याद रखिएगा, ये वाला रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे। जब ये रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होंगे तो यही तो फॉर्मूला है, एटलीस्ट इंटरव्यू देने का यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में कोई भी एक हिस्सा ये छूटा तो इंटरव्यू गया, ये छूटा तो इंटरव्यू गया, अगर ये वाला भी कंडीशन आपने पूरी नहीं की तो भी आपका इंटरव्यू गया। अगर ये तीनों में बच भी जाते हो, इंटरव्यू देने का मौका भी मिल जाता है, तो पीडीएफ में नाम नहीं आएगा, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो मेरा सजेशन है कि हम लोग इसी फॉर्मेट से, याद रखिएगा, इसी फॉर्मेट से पढ़ेंगे। ये फॉर्मेट से ही आपको पढ़ाया जाएगा कि भैया क्या क्या चीजें कैसे 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 चीजें लिखनी है, और इसमें जितना जल्दी एक्सपर्ट हो जाओगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। बिकॉज सर इतना क्यों आप छोटे क्वेश्चन में इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप एक चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि छोटे क्वेश्चन की क्वांटिटी कितनी है, 15। छोटा क्वेश्चन लिखने में ज्यादा समय लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन लिखने होते हैं, हर क्वेश्चन में 6-7 मिनट लगेगा, तो आधा घंटा तो आपको एक क्वेश्चन में लग जाएगा। पर वही जो 36 नंबर का या 38 नंबर का एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने में आधे घंटे नहीं लगते। तो हर क्वेश्चन का इंट्रो, हर क्वेश्चन का बॉडी, हर क्वेश्चन का कंक्लूजन अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखिएगा तो वेरी गुड, आपका क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। पर आप इसको फॉर्मेट में लिखोगे, जो फॉर्मेट मैं आपको सिखाऊंगा उस फॉर्मेट में लिखोगे, बहुत तेज लिखोगे, सटीक लिखोगे, और 50% से ज्यादा आपका स्कोर होगा आपके क्या बोलते हैं छोटे क्वेश्चन में। 7 नंबर का आएगा तो 4, 4.5, 3, 3.5, 3.5 नंबर से तो ऊपर ही नंबर आपको आएंगे, जिस फॉर्मेट में मैं आपको सिखाऊंगा। तो ओवरऑल यही है इस क्लास के लिए। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि हमें बहुत बेहतर तरीके से अपने छोटे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और ये सारी चीजें हम लोग बैच में लेके आने वाले हैं। हर एक चीज आपको बताई जाएगी कि हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। क्वेश्चन को देखते साथ मेरे माइंड में क्या क्या चीजें चलनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, अब 5 से 6 मिनट में इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, ये सारी चीजें आपको क्लास में सिखाई जाएगी। तो आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे। जब बैच स्टार्ट होगा तो और इसको बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पीवाईक्यू को 1-2 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकते थे, और उस लिखने की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर कट है। तो ये था एक बहुत अच्छा टॉपिक, जो छोटे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। इस क्वेश्चन के माध्यम से, आज के क्लास के माध्यम से आपको ये आइडिया हो गया कि मैं आपको जो साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा उस साइंस एंड टेक में क्या अप्रोच रहेगा, किस तरीके से आपको साइंस एंड टेक का सिलेबस और क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मिलते हैं, अगले फॉर्मेट में देखेंगे।